हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स। इनमें से कुछ प्रॉपर्टी तो आपने पहले भी डिस्कस करी हुई है, कुछ टॉपिक्स में आ चुकी है, रिपीट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली 6 प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टीज जो भी है उनको एक एक करके डील करेंगे, ब्रीफली डील करेंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हम पहले भी समझ चुके हैं। इसके बाद हमारा होगा बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों ही टॉपिक हम ब्रीफली और शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अगला सेशन रखेंगे कैपेसिटर का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। नंबर 1, इनको याद रखिएगा, एग्जाम में इनसे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ब्रीफली प्रॉपर्टी अगर आपको याद रहेगी तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली एनालाइज कर सकते हो और आंसर कर सकते हो। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is zero. Inside the conductor is zero. अब देखो ये प्रॉपर्टी तो आपने वहां भी पढ़ी थी गॉस थ्योरम में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से एनालिसिस की गई है। देखिएगा ध्यान से, हम क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो वो कैसे बनाया जाए? आपने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ले ली और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले लो। तो अब देखो जरा, यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो फील्ड हमने अप्लाई किया, लेट इट बी ई एक्सटर्नल फील्ड। अब हम क्या करेंगे, एक कंडक्टिंग स्लैब को इसके बीच में रख देंगे, मतलब एक कंडक्टर को लाके इसके बीच में रख देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसके अंदर कंडक्टर को रखोगे तो बाय द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, नेगेटिव चार्ज एक तरफ असेंबल हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ असेंबल हो जाएंगे। समझ रहे होंगे आप इस चीज को अच्छी तरीके से। अब क्या देखना है आपको कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर रीअसेंबल देमसेल्फ। इट मींस वन साइड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, अदर साइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अब आप इसके अंदर देखिए ध्यान से कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो इनका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसको हम बोलेंगे, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। और ई इंड्यूस्ड, आई एन डी का मतलब इंड्यूस्ड। ठीक है, ये इंड्यूस्ड फील्ड हो गया और ये एक्सटर्नल फील्ड हो गया। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ई इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो न्यूमेरिकली बराबर होता है किसके? एक्सटर्नल फील्ड के, और उसके अपोजिट है। तो जब भी हम इसके अंदर का नेट फील्ड निकालेंगे, यहां पर आप देख सकते हो कि ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल। ठीक है, और जब ये बराबर होगा तो नेट फील्ड जब निकालोगे, इनसाइड का फील्ड निकालोगे, तो वो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, अगर आप बाहर वाले फील्ड को और ज्यादा बढ़ाते हो, मान लो आपने इस फील्ड को, एक्सटर्नल फील्ड को पहले मान लो 5 न्यूटन पर गुलाम था, अब की बार आपने 10 न्यूटन पर गुलाम कर दिया। तो जैसे ही आप बाहर वाले फील्ड को बढ़ाओगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो चार्जेस होंगे वो भी क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो जो इंड्यूस फील्ड है वो बाहर वाले फील्ड के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करता है, और इस तरीके से मॉडिफाई करता है कि दोनों ही फील्ड आपस में कैसे हो? इक्वल और अपोजिट, जो कि उनका रिजल्टेंट जब निकल के आए तो वो क्या है? जीरो। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। डन। एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। ठीक है, दूसरी देखते हैं, नोट कर लीजिएगा ये आप। सेकंड देखिए, नो एक्सेस चार्ज resides inside the charged conductor, या सिंपली कंडक्टर भी बोल सकते हो, कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं होगा। मतलब जैसे आपने अभी देखा कि आपने पिछले वाले डायग्राम में ये देखा था कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गए थे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गए थे, और नेट चार्ज कितना हुआ? जीरो। मतलब जितने नेगेटिव इस तरफ है उतने ही पॉजिटिव उस तरफ है, तो इनका नेट सम जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। अब वो बोल रहे हैं कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। तो अगर हम पहले वाले पॉइंट को पढ़ें और उसी से इसका आंसर करें तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। आपने पहले वाले में क्या बोला हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इट मींस उसके अंदर का जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा? जीरो होगा।
अगर हम यहाँ पर लेट कर लें कि चलो भाई इधर 4 पॉजिटिव है, इधर 4 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव यहाँ बच गया, जिसको कैंसिल करने वाला दूसरा कोई नेगेटिव यहाँ पर नहीं है, तो ये सब के सब मिलके नेट चार्ज क्या देंगे, 0। लेकिन इसका कुछ ना कुछ चार्ज होगा, और जब इसका कुछ ना कुछ चार्ज होगा तो वो क्या होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, जो कि फर्स्ट वाले पॉइंट को डिसोबे करेगा। तो हम इसको अगर बोलना चाहें तो किस तरीके से बोलेंगे, जो कि नोट्स में मैंने दे रखा है आपको। तो आप क्या बोलेंगे कि इफ बी कंसीडर एन एक्स्ट्रा चार्ज इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, इफ बी कंसीडर एन एक्स्ट्रा चार्ज इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, then it must produces some electric field, then it must produces some electric field which disobeys the first point, जो कि फर्स्ट पॉइंट को क्या करेगा, डिसोबे करेगा। दैट्स व्हाई नो एक्सेस चार्ज रिसाइड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। डन। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए, कोई बस आपको पॉइंट्स याद रखने हैं बस। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर normal to the charged conductor। तो ये पॉइंट तो आपने पढ़ा ही हुआ है, आपने जब इक्विपोटेंशियल सरफेस जब पढ़ा था आपने, तब भी आपने इस चीज को देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चार्ज कंडक्टर पे कैसा होता है, एवरीवेयर नॉर्मल होता है। अगर आप उसका कंपोनेंट कंसीडर कर लो, चलो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं ब्रीफली एक बार, कि चलो ये चार्ज कंडक्टर है, इसमें बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही कैसा होगा, नॉर्मल होगा। चलो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से 90 पे ना होकर किसी थीटा डिग्री पे इंक्लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा ई कॉस थीटा और एक होगा ई साइन थीटा। अब आप सोचो इस चीज को, जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट मींस चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, चार्ज रिसाइड्स ओवर द रब्ड पोर्शन ओनली, चार्ज सरफेस पे ही रुका रहेगा, सरफेस पे मूव नहीं करता। अब आप देखो ई कॉस थीटा, आपने इस चीज को देखा होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली इनवर्ड। अगर हम पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव रखें तो वो किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, इट मींस पॉजिटिव चार्ज विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और यहीं पे नेगेटिव रखता तो किधर जाता, पॉजिटिव की तरफ, इट मींस पॉजिटिव चार्ज मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज मूव्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। नीचे वाले केस में आप करके देख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज रखा, अब ये पॉजिटिव किधर जाएगा, इस तरफ, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, फिर से देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया हुआ है, और ई कॉस थीटा देखो सरफेस के अलोंग का एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका मतलब सरफेस पे चार्ज का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, और सरफेस पे चार्ज को मूव करने में हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा, जैसा कि हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस में पढ़ा था, और जहां पे उस पॉइंट को हमने डिसोबे भी किया था। तो अगर ऐसा होगा तो सरफेस पे चार्ज का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लॉ को वायलेट करेगा, मतलब सरफेस पे कोई चार्ज का मूवमेंट नहीं होता, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट सरफेस के अलोंग नहीं होगा, तो एक ही कंपोनेंट होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, दैट इज ई साइन थीटा, जिसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो ठीक है, आप इस पॉइंट को यहां से भी कर सकते हो या फिर पीछे से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में चलिए फटाफट, ऑलमोस्ट ये चैप्टर होने को है। नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल remains constant inside the surface, inside the conductor बोल देते हैं, and it has the same value as over its surface। मतलब सीधा है, आप इस पॉइंट को पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि अगर मान लो ये एक स्फेरिकल सेल है, इसके सरफेस पे चार्ज क्या है, इस तरीके से स्प्रेड है, क्यू चार्ज है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है, तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वी सरफेस पे वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q/R। अब बोला जा रहा है कि इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, एंड इट हैज द, देखो, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टर एंड इट हैज द सेम वैल्यू, it has same value as over its surface। ये ध्यान रखिएगा कि सरफेस पे कितनी वैल्यू है, 1/4π0 Q/R। अब इसके इनसाइड इसकी वैल्यू कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी की सरफेस पे है। मतलब अगर ए पॉइंट में ए ले लूं, बी ले लूं, सी ले लूं, डी ले लूं, कुछ भी ले लूं, तो ए बी सी डी सभी जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और जब कांस्टेंट होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी की सरफेस पे होगी। मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, V इनसाइड के। और यही बात इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करी जाती, तो क्या बोलते हैं आप कि सरफेस पे जो वैल्यू होगी तो होगी, लेकिन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो हम लोगों ने इस पॉइंट को पहले भी पढ़ा था, इक्विपोटेंशियल वाली वीडियो को आप देख लीजिएगा, ध्यान से देखना, उस चीज को रिपीट करके एक बार दोबारा देख लेना कि वहां पर इसका प्रूफ भी दिया गया है। तो इस चीज को याद रखना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये जरूरी नहीं कि पोटेंशियल भी 0 होगा। पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और पोटेंशियल जितना सरफेस पे होगा उतना ही उसके इनसाइड होगा। मतलब एग्जाम में मान लो एक क्वेश्चन आया कि इसके सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है, इसके अंदर एक पॉइंट ए दे दिया, बताओ कितना होगा। तो आप ये डिस्टेंस मेजर मत करना, सीधा बोलना जितना सरफेस पे उतना ही अंदर होगा। मतलब ए पॉइंट पर भी कितना होगा, 10 वोल्ट, बी पर भी 10 वोल्ट, सी पे भी 10 वोल्ट और डी पर भी 10 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कई बार पूछे भी गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये सब आपका पढ़ा हुआ है, बस आप केवल इनको एक बार देख रहे हो क्योंकि ये आपके बुक में अलग से हेडिंग दी हुई है और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, द वैल्यू ऑफ electric field at the surface of charged conductor is given by E is equal to sigma by epsilon naught n cap। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट को पता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एन कैप उस सरफेस पे ड्रॉ किया गया नॉर्मल। अब इस केस में हमें क्या करना है, देखिए कि हमने एक किसी भी तरीके का इरेगुलर शेप का एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, और इसके सरफेस पे इस तरीके से चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, इसका कोई शेप और साइज नहीं है कंडक्टर का। और बोला जा रहा है कि इसके सरफेस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और निकल के कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्या करना है, हम इसको गॉस थ्योरम से करेंगे। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि गॉस थ्योरम की सिमेट्री में हमारे पास कितने सरफेस होते थे, 4, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और पैरेललोपाइड। और जब बोला गया था कि जब सिमेट्री समझ ना आए तो आप क्या बनाएंगे, पिल बॉक्स। तो यहाँ पर ये शेप इसका फिक्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पिल बॉक्स बनाएंगे। पिल बॉक्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल सिलेंडर, और उससे हम इसका सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पियर्सिंग सिलेंडर बनाएंगे। पियर्सिंग सिलेंडर का मतलब इस तरीके से हुआ कि मान लो वो कंडक्टर है तो उस कंडक्टर में अंदर की तरफ जाता हुआ, मतलब उसका कुछ पोर्शन कंडक्टर के अंदर होगा, कुछ पोर्शन कंडक्टर के बाहर होगा। मतलब ये जो पोर्शन है वो कंडक्टर के अंदर गया हुआ है, पियर्स कर चुका है, और ये बाहर की तरफ, और ये स्मॉल सिलेंडर है, दैट्स व्हाई इट इज क्या है, बोलो, गॉसियन सरफेस है। और गॉसियन सरफेस में कौन सा सरफेस है, स्मॉल सिलेंडर, टेक्निकल नाम क्या है, पिल बॉक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, आपको पता होगा गॉस थ्योरम में कैसे करते हो, टोटल फ्लक्स निकालते हो और उसको किसके बराबर करते हो, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट पर्टिकुलर सरफेस। अब बताओ इसके कितने सरफेस होंगे, 3 होंगे, एक ये और एक लेटरल सरफेस। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस सरफेस को काउंट करूं, इसको 1 बोल दूं, अंदर वाले को 2 बोल दूं, और ये बॉडी सरफेस वाले को 3 बोल दूं, तो इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और इसका एरिया वेक्टर ds कैप बाहर की तरफ।
ठीक है, यहाँ थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। अगर मैं थर्ड सरफेस का बोलूँ, चाहे इधर ले लो, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा ds कैप ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा सरफेस पे नॉर्मल, तो सरफेस पे नॉर्मल तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही आएगा भाई, ठीक है ना। तो अब इनके बीच का एंगल कितना हुआ थीटा 90। और अंदर वाले का बताइए, एरिया वेक्टर किधर होगा अंदर की तरफ, और यहाँ पर ये सरफेस किसी चार्ज को इनक्लोज नहीं करेगा, तो ऐसा बनाना ठीक नहीं है। ये एरिया वेक्टर दिखा सकते हो आप ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर की तरफ क्या होगी 0 होगी, वो तो ऑलरेडी पता है फर्स्ट वाले पॉइंट में। तो अगर मैं यहाँ पर निकालूं टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 कितना होगा बोलो EDS, चलो छोड़ देते हैं, इतना लिखने से फायदा भी नहीं है, कुछ भी जरूरत ही नहीं है। आप देख लो EDS होना है, तो फर्स्ट सरफेस का तो मैंने लिख दिया, दैट इज EDS cos 0, तो EDS φ2 थीटा 90 होगा, ये 0 हो जाएगा। φ3 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इनसाइड द कंडक्टर, तो ये भी 0 हो जाना है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो E इंटू एस, ये आ गया मेरा टोटल फ्लक्स। अब बोलो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, दिस टोटल फ्लक्स मस्ट बी इक्वल टू 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज। अब बोलिए फ्लक्स कितना है E इंटू एस 1/ε, और बताओ सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है Q/S, टोटल चार्ज डिवाइड बाय सरफेस एरिया। तो सिग्मा इंटू एस हो जाएगा Q की जगह सिग्मा इंटू एस, एस से एस कट गया, क्या आ गया सिग्मा बाई ε0, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसकी तरफ ही एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, वो उसी को हम क्या बोल देंगे यूनिट वेक्टर एन के, तो और करके लिख सकते हो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई ε0 एन के। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर लाइन चार्ज का आता है तब तो हमने गॉस में किया था, स्फेरिकल सेल का आता है वो भी आपने किया था, प्लेन सीट का आया था वो भी आपने किया था, और ये लिख के आता है चार्ज कंडक्टर तो कितना होगा सिग्मा बाई ε0। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि कहाँ कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी कर लीजिए इनको फटाफट। प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। लास्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने पहले भी उस दिन इक्विपोटेंशियल सरफेस में पढ़ा था उस चीज को। हमने एक बात कही थी आपसे कि कोई भी सेंसिटिव जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या डिवाइस होती है उसको हम कहाँ रखते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर, कैविटी के अंदर। उससे फायदा क्या होता है, हमने पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो अगर हमें किसी बाहर के किसी सेंसिटिव डिवाइस को बाहर के इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से अगर उसको सेफ रखना है, बचा के रखना है, तो हम उसको किसके अंदर रखेंगे, कैविटी के अंदर रखेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था टेलीविजन का। टेलीविजन में बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कैचिंग एलिमेंट्स होते हैं, तो कभी कभी आप देखते हो जो केबल वाली जो आपका वायर आ रहा होता है, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन को टीवी सेट के पास रखो, तो जब मोबाइल फ़ोन को टीवी सेट के पास रखोगे तो देखोगे कभी कभी टीवी चल रही होती है और मोबाइल पर कॉल आने को होती है, तो टीवी में डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाता है। तो डिस्टॉर्शन क्यों आता है, क्योंकि मोबाइल के सिग्नल आपके टीवी के सिग्नल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो टीवी के अंदर के या टेलीविजन के अंदर के जो सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कहाँ रख दें, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर रख देंगे, कैविटी के अंदर रख देंगे। उससे फायदा क्या होगा कि कैविटी के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और जब 0 होता है तो फिर बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। जब इंटर नहीं कर पाएगा तो उसको इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाएगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? It is the method of protecting sensitive electrical devices from the external electric field. How will you define electrostatic shielding? It is the method of protecting sensitive electrical devices from the influence of, from the effect of external electric field. इस पे आपको मैंने बताया भी था पहले एक बार जब हम लोगों का डिस्कशन हुआ था तब, कि आप घर पे इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। अगर आपके पास कोई एक मेटल का टिफिन बॉक्स हो, तो मेटल का जब टिफिन बॉक्स होगा तो आप क्या करो, उसमें आपके घर में कोई सा एक मोबाइल फ़ोन हो, ज़्यादा कॉस्टली आप यूज़ ना करें, सिंपल सा मोबाइल फ़ोन हो, उस मोबाइल फ़ोन को उस मेटल के टिफिन बॉक्स के अंदर रख दीजिए और उस
टिफिन बॉक्स को बंद कर दीजिए। उसके बाद आप मोबाइल जब उसके अंदर बंद हो जाए तो फिर दूसरे मोबाइल से उस मोबाइल में आप कॉल करिए, तो वो कॉल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि जो मोबाइल से सिग्नल निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट होते हैं, और जब ये दोनों मिलेंगे तभी वो वेव बन पाएगी। तो मोबाइल में रिंग तभी करेगा जब वो वेव वहाँ तक पहुँच पाएगी, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी पहुँचे और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी वहाँ पहुँचे। तो जब टिफिन बॉक्स के अंदर वो मोबाइल रखा होगा, आप दूसरे मोबाइल से कॉल कर रहे होगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट तो वहाँ पहुँच रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं पहुँच रहा होगा। जो दोनों ही सिग्नल नहीं पहुँचेंगे, जब दोनों ही कंपोनेंट नहीं पहुँचेंगे तो ईएम वेव नहीं बनेगी और मोबाइल आपका रिंग नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप ढक्कन को हटाओगे, फिर रख दो उसको, फिर दूसरे मोबाइल से कॉल करो, तो क्या हो, मोबाइल रिंग करना शुरू हो जाएगा। तो इससे ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि उस कैविटी, मेटालिक कैविटी के अंदर, मेटल के कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर या मेटालिक कैविटी के अंदर आप उस सेंसिटिव डिवाइस को रखते हैं तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें इंटर नहीं कर पाते हैं। तो जब कभी भी, एक एग्जाम्पल दिया आपको कि कभी भी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको उसको सेव करना हो तो आपको उसको कहाँ रख दो, किसी भी कैविटी के अंदर, किसी भी हॉलो मेटालिक कैविटी के अंदर। तो आप इसको फिर से डिफाइन कर लो कि इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ external electric field by putting the sensitive electrical devices inside a hollow metallic cavity, hollow metallic cavity। तो ये आप याद रखिएगा, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर, ठीक बात, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहेवियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखिए, बिहेवियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर दूं। आप को अच्छे से पता होगा कि जो कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग मटेरियल्स को 3 पार्ट में बांटा गया, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। डील करने की जरूरत नहीं है, कंडक्टर भी आपको पता है, इंसुलेटर भी आपको पता है और सेमीकंडक्टर भी पता है। इंसुलेटर क्या होते हैं भाई? कि दीज आर द मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल सिंस दे हैव वेरी फ्यू और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन की थ्योरी हम लोग सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे तब भी डील करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही जानिए कि उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं, जो कि कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो जो हमारा इंसुलेटर होता है उसी को हम डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं, मतलब इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, आप ये पढ़ने क्यों जा रहे हैं, आपने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आता है? 0 निकल के आता है। अभी हम देखेंगे कि अगर हम किसी इंसुलेटर को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसका अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके इनसाइड जो निकालते हैं, इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी का हम फायदा कहाँ लेंगे? कैपेसिटर जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये दोनों जो प्रॉपर्टी होंगी, एनालिसिस जब होती है कि हम कंडक्टर का बिहेवियर देखें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में और इंसुलेटर का बिहेवियर मीन्स डाइइलेक्ट्रिक का बिहेवियर देखें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जब कंडक्टर को रखेंगे तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जो कि आप देख चुके अभी, और अब देखेंगे डाइइलेक्ट्रिक, उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा वो यहाँ पर आज एनालिसिस होगी, और फिर उसका हमें बेनिफिट कहाँ मिलेगा? जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तब फिर हम उसको वहाँ पर दोबारा फिर डील करेंगे। तो इसको क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि इसका यूज फिर कैपेसिटर में होना है, तो यहाँ की प्रॉपर्टीज हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन आप बेसिक परसेप्शन एक बना लो कि अगर हम कोई पूछता है कि कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तुरंत आंसर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। और डाइइलेक्ट्रिक को रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो स्टार्ट करने से पहले ये पॉइंट अपने दिमाग में रख लीजिए। अब हम करने क्या वाले हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। हम लोगों ने पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़े थे जब डाइपोल पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे आपने पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डाइपोल क्या था भाई? ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, पढ़ा है आपने। फिर उसमें बताया गया था पोलर होते हैं और नॉन पोलर होते हैं। पोलर कौन से होते हैं? जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेपरेट रहती है,
और नॉन पोलर कौन से होते हैं? जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे के ऊपर कंसाइड करती है, मतलब ठीक। तो ये आप अगर भूल गए हो तो आप फिर से डाइपोल वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उतना डील नहीं करते हम लोग। आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेंगे, मतलब इंसुलेटर लेंगे, जो कि कैसा होगा? नॉन पोलर होगा, ठीक है। उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम कहाँ रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसका बिहेवियर चेक करेंगे कि वो किस तरीके से बिहेव करता है और क्यों उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, हाँ, नॉन पोलर डाइपोल, इस तरीके के मॉलिक्यूल क्यों आ गए, पोलर या नॉन पोलर क्यों आ गए? क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स आपस में बाउंड होते हैं, तो फिर बाउंड होने का मतलब फ्री नहीं है, तो फ्री नहीं है तो वो कैसे बिहेव करेगा? एज अ इंसुलेटर, इट मींस डाइलेक्ट्रिक, ठीक। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, आसान करते हैं अपने टॉपिक को थोड़ा सा। आपने एक स्लैब ले ली, ठीक है। ये स्लैब किसकी होगी? जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर सके। कौन सा मॉलिक्यूल लेंगे आप? चलिए इजी करते हैं, आपके एनसीईआरटी से ही चलते हैं। आप लेंगे, देख के बताइए किसका शेप और साइज है। स्फेरिकल शेप है, इसका मतलब ये कैसा है? नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसाइड कर रही होती है। तो आपने क्या किया, एक पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया, जिसका शेप स्फेरिकल है और इसमें दोनों चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसाइड कर रही है, ठीक है। सिंपलिसिटी के लिए आपने 3 बना लिए, बस, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अभी आप यहां पर दिखा दो कि यहां पर एक्सटर्नल फील्ड कैसा है? 0 है। अभी हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया ही नहीं, ठीक। ये डायग्राम नंबर या फिगर नंबर 1 हो गया, ठीक है, समझाने के लिए आपको। अब इसी चीज को एकदम सेम स्लैब ले लिया आपने, वही वाली स्लैब है, ध्यान से देखना होगा आपको, एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है ये। अब आप इसको कहां प्लेस करने वाले हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ये हमने दिखा दिया कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। जैसे ही रखोगे, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनमें डिस्टॉर्शन आएगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की चार्ज की सेंटर ग्रेविटी जो कंसाइड कर रही थी वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी। तो जब ये सेपरेट होगी तो डायग्राम देखो कैसा बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, ऐसे देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब बोलो इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो मॉलिक्यूल्स थे जो नॉन पोलर थे, इट विल बिकम पोलर। ये कैसे हो गए? पोलर हो गए, और इनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक तरफ नेगेटिव आ गया, एक तरफ पॉजिटिव आ गया। ये दोनों चार्ज ध्यान से देख लो, ये बाउंड चार्जेस हैं, मतलब देखने में लग रहा है कि ये सरफेस कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, और ये सरफेस कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये पॉजिटिव अंदर वाले नेगेटिव से बाउंड है, ये पॉजिटिव अंदर वाले नेगेटिव से बाउंड है, ये नेगेटिव अंदर वाले पॉजिटिव से बाउंड है। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हटाया जाएगा, ये कहाँ चले जाएंगे? सरफेस से अंदर चले जाएंगे। तो देखने में लग रहा है कि ये यहाँ पर माइनस सिग्मा डेवलप हो गया और यहाँ पर प्लस सिग्मा डेवलप हो गया, लेकिन ये दोनों ही चार्जेस कैसे हैं? सरफेस के चार्ज है, लेकिन है किससे? अंदर वाले चार्ज से बाउंड है। ये हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर इससे जो जनरेट पॉइंट्स होंगे उनको देखते चलते हैं। सबसे पहला है लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक। ये सारे पॉइंट आगे काम आने हैं, आप बड़ा ध्यान से देखो। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। बताओ इनमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? आपको पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती थी। तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा वो किधर होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। और ये देखो जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। तो ए डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक। ए डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक इफ द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। जो उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आया है वो अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अलोंग है तो वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कैसा? लीनियर आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक। ठीक, कभी भी याद रखिएगा
कि लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इसमें बना फील्ड लगाने के बाद उसकी डायरेक्शन और बाहर वाले फील्ड की डायरेक्शन अगर एक ही हो तो वैसा डाइलेक्ट्रिक हमारा क्या होगा, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। दूसरा है पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या चीज है, बुक के हिसाब से डाइपोल इसमें दिखाया गया है, देख लीजिए कि इट इज डिफाइंड एज number of dipole moments developed per unit volume, number of dipole moment developed per unit volume। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल फील्ड इतना स्ट्रांग हो कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएं। हो सकता है मान लो अगर ये मॉलिक्यूल था और ये पोलराइज नहीं हुआ तो सब के सब नहीं हुए, तो कितने मॉलिक्यूल्स एक यूनिट वॉल्यूम में पोलराइज होंगे। मान लो ये वाला नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले फील्ड को और बढ़ाएंगे, जब बढ़ाएंगे तो फील्ड और स्ट्रांग होगा, तब ये जाके फिर क्या होगा, डिस्टॉर्ट होगा। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स डाइपोल मोमेंट गेन करते हैं, डाइपोल मोमेंट बन गया ना, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गए बाय फाइनाइट डिस्टेंस, तो कितने मॉलिक्यूल्स एक यूनिट वॉल्यूम में पोलराइज होते हैं या डाइपोल मोमेंट गेन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, एक चीज क्लियर होगी, दो हो गई। नेक्स्ट देखिए आप, यहां इंपॉर्टेंट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक will be given as। अब कैसे निकालेंगे ये देखिए जरा, थोड़ा समझते हैं इसको फिर लिखेंगे। आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, ठीक, उसकी डायरेक्शन क्या है, चलो बोर्ड के हिसाब से लेफ्ट टू राइट। अब इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा था, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरीके से इसके अंदर का जो नेट चार्ज देखा जाए तो वो क्या हुआ, 0। और यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी दिख रही है, नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इनको कैंसिल करने वाला सरफेस पे कोई नहीं है। मतलब यहाँ पर प्लस सिग्मा है तो यहाँ पर इनको कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए था, माइनस सिग्मा, जो कि ये सरफेस पे नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको अच्छे से समझना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, तो ये वाला सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, जबकि ये चार्ज किससे बाउंड है, अंदर वाले चार्ज से, तो अंदर का जो नेट चार्ज निकल के आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आपस में कैंसिल हो रहे हैं। इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं, लेकिन ये लिमिटेड चार्ज है क्योंकि ये सब मिलके कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों मिलके एक इंड्यूस फील्ड बनाएंगे जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट होगी ये एक्सटर्नल के। ठीक, दूसरी बात, ये दोनों ही चार्जेस नेगेटिव और पॉजिटिव इनसाइड के चार्जेस हैं। क्यों, क्योंकि ये बाउंडेड चार्ज हैं। दीज आर माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा आर बाउंडेड चार्ज। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये कैसे चार्ज हैं, बाउंडेड चार्ज हैं। किससे, इनसाइड के चार्ज से। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ये लिमिटेड नंबर ऑफ चार्ज हो गए, सब मिलके कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे, केवल ये चार्ज जो सरफेस पे और ये चार्ज मिलके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, बाकी का क्या हो रहा है, 0। तो ये चार्ज जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके बराबर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये लिमिटेड नंबर ऑफ चार्जेस से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम निकालेंगे, तो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। रिड्यूस्ड होगा, कैसे निकालेंगे, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, और ई एक्सटर्नल बड़ा होगा ई इंड्यूस से, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हम साफ साफ दिखा सकते हैं कि इज नॉट इक्वल टू 0। तो कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज 0, आपका आंसर होगा नो, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड when inside the dielectric is never be 0 when it is placed in external electric field। दोबारा सुनिए कि when an dielectric is placed in external electric field, the electric field inside it gets reduced, which is not equal to 0। Why it gets reduced?
since the surface charge density is so developed, that is minus sigma and plus sigma creates an electric field E induced which opposes the external field according to our diagram. But these are the bounded charges and limited charges. So the electric field produced by them, that is E induced, will never be equal to E external, which is always less than E external. So the difference will never come out to be zero. ठीक है, तो इस चीज को आप रिपीट कर लेंगे या देख लेंगे दोबारा, तो इससे एक मालूम पड़ गया मुझे कि इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। बाकी आप कुछ भी भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, जबकि कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, एक और इसमें रह गया है छोटा सा पॉइंट है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को दिखाते हैं, कहीं कहीं छाई बोलते हैं, कहीं काई बोलते हैं, देख लीजिए। P इज इक्वल टू छाई E, और E कौन सा? रिड्यूस्ड। ये क्या बताता है? ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टेंस मतलब बर्दाश्त करना। कि जैसे आप सपोज करो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, कहीं पर प्लास्टिक है, कहीं रबर है, कहीं वुड है, कहीं ग्लास है, ये सब डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरी में आते हैं, और हर एक की अपनी अपनी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद पोलराइज होने की। कोई ज़्यादा पोलराइज होगा, कोई कम पोलराइज होगा, जैसी उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो जल्दी देर में पोलराइज होगा, जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी जल्दी पोलराइज हो जाएगा। तो ये जो छाई है वो क्या बताता है? इट मेजर्स द कैपेबिलिटी, it measures the capability of a dielectric to get polarized in a external electric field. It measures the capability of a dielectric in a external electric field, up to which extent it gets polarized, up to which extent it gets polarized. ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट हम इसमें और आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। ये हटा दो, ये पॉइंट सब आपके आगे जो टॉपिक आएंगे उनमें काम आने हैं, इसलिए आप इनको दोबारा बार बार वीडियो को रोक के पॉज करके आप उनको नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपने पहले भी पढ़ा था, फोर्स के टर्म में भी पढ़ा था आपने फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में देख लीजिएगा, और रिलेटिव परमिटिविटी जहां पढ़ते थे आप। आज फिर आ गया ये। तो आज जो है ये जो रेशियो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग के से दिखाएंगे, और ये क्या होगा? ये होगा E एक्सटर्नल बाई E रिड्यूस्ड। मतलब इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड टू द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम लोग कैसे पढ़ते थे के को? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ते थे, FM बाई F नॉट पढ़ते थे, तो वो अलग चीज थी। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में पढ़ रहे हैं, मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, रिड्यूस्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं? अप्लाइड माइनस इंड्यूस्ड। तो इसका हम लोग यूज करेंगे, कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं E नॉट बाई E। E नॉट का मतलब ये अप्लाइड फील्ड, अब इसको एप्सिलॉन नॉट मत समझिएगा, दैट इज E नॉट और दैट इज E। तो ऐसे भी चलता है, कैसे भी लिखिए, ठीक है। इस पर बेस एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनना इस चीज को। आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन था व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल। ठीक है, क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का कितना होगा? तो हमें सोचना है कि मेटल मींस कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो जब कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इस फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो E नॉट बाई E, E का मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? जीरो। तो मेटल के लिए जब ये जीरो होगा तो K की वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। तो K बिकम्स इन्फिनिटी, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? K इज इन्फिनिटी। और यही चीज अगर उसके लिए पूछी जाए तो 1 से ग्रेटर होगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। जीरो तो होनी नहीं है,
हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, और डाइलेक्ट्रिक के लिए वैल्यूज इन्फिनिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिड्यूस वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू, तो ऑब्वियस ही बात है 1 से ग्रेटर आएगा, लेकिन इन्फिनिटी नहीं आएगा। और मेटल्स के लिए एग्जैक्टली कितना निकल के आएगा? इन्फिनिटी निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है। एक पॉइंट और रह गया है, उसको भी नोट करते हैं। लास्ट है ये, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा ध्यान से। व्हाट डू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? ठीक, सिंपल है। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक कैन सस्टेन। शॉर्ट में इतना ही बोलते हैं कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक कैन सस्टेन। ठीक है ना? इसको और अच्छा बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक कैन सस्टेन आफ्टर विच इट विल बिकम अ कंडक्टर। आपको समझना है इस चीज को, आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो इसको, सोचना इस चीज को। कभी लाइटनिंग होती है, तो जब लाइटनिंग होती है तो बिजली जब चमक रही होती है, तो लाइटनिंग कहाँ होती है? क्लाउड्स में। और कभी कभी आपने सुना होगा कि लाइटनिंग ग्राउंड पे हो गई, कुछ लोग मर गए, तो वो लाइटनिंग वहां से यहाँ तक ग्राउंड तक कैसे कंडक्ट कर गई? सोचने वाली बात है कि उनके बीच में कोई कंडक्टिंग मीडियम तो है नहीं, बीच में क्या है? एयर है। और जब एयर है तो एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर। एयर क्या है? इंसुलेटर है। और इंसुलेटर में हमें पता है, छोटे से पढ़ाया जाता है कि अभी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि इट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिंस दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बात आती है कि जब लाइटनिंग हो रही है वहां पर, तो ये एयर से वो करंट प्रोसीड होता हुआ ग्राउंड तक कैसे पहुंचा, जबकि एयर तो नॉन कंडक्टिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर एक डाइलेक्ट्रिक है, और जब लाइटनिंग वहां पर हो रही है तो वो एयर क्या बन गई? कंडक्टिंग बन गई। उसके मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो गए। आयनाइज होने का मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से आयनाइज हो गए, लेकिन इसके हिसाब से क्या हुआ कि वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी खत्म हो गई। मतलब उसकी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बियर करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो गई। अब उसके क्या हुए? मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए और इट विल बिकम अ कंडक्टर। मतलब इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक कैन सस्टेन आफ्टर विच इट विल बिकम अ कंडक्टर। इट मींस वो एयर जो थी वहां पर क्या हो गई? कंडक्टिंग हो गई। तो हमेशा ये मत सोचना कि कोई भी चीज है वो इंसुलेटर है तो इंसुलेटर ही रहेगी, लकड़ी है तो हमेशा इंसुलेटर रहेगी। अगर उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए तो वो क्या बन सकता है? कंडक्टर बन सकता है। तो इसको आप याद रखना कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक कैन सस्टेन आफ्टर विच इट विल बिकम अ कंडक्टर। एक बार इसमें क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, क्योंकि डेफिनेशन में है कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वैल्यू है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट अ डाइलेक्ट्रिक कैन सस्टेन। इसमें जोड़ दीजिएगा आफ्टर विच इट विल बिकम अ कंडक्टर। तो इसकी जो एसआई यूनिट होनी है वो क्या होनी भाई? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही इसकी होगी। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? न्यूटन पर कूलम, या फिर एक और पढ़ाई गई थी वोल्ट पर मीटर। तो चाहे जो भी लिखिए वो ठीक है। ठीक है, तो ये आपका इतना टॉपिक आपका फिनिश हुआ आज का। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर, जिसमें 6 प्रॉपर्टी आपने पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? नो एक्सेस चार्ज रिसाइड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। तीसरा क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। फोर्थ क्या था? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस एंड इट हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड इट। उसके बाद फिफ्थ क्या था? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद लास्ट वन क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। वो क्या चीज थी? द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपने पढ़ा बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
जिसमें आपने सबसे स्पेशल चीज क्या देखी कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता जैसा कि कंडक्टर के अंदर होता था। फिर इसमें आपको कई सारे पॉइंट मिले। पहला मिला लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, उसको क्या बोला आपने कि दीज आर द डाइलेक्ट्रिक इन विच इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसके बाद आपने क्या देखा, पोलराइजिबिलिटी या पोलराइजेशन, मतलब नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। फिर आपने रिड्यूस फील्ड का एनालिसिस ली कि इसमें फील्ड जीरो क्यों नहीं हुआ। लास्ट वन आपका क्या था उसके बाद वाला, ससेप्टिबिलिटी, कि इट मेजर्स द एक्सटेंट अप टू विच द डाइलेक्ट्रिक इट मेजर्स द कैपेबिलिटी टू पोलराइज इन द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, कैसे भी डिफाइन कर लीजिए। फिर आपको कुछ पॉइंट्स मिले, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मिल रही है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपने देखी ली। इससे पहले आपको मिला के की वैल्यू मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये सारे पॉइंट आपने देखे, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, शॉर्ट में थे, इनसे बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और इनका यूज होगा आपका कैपेसिटर में। तो आपका जो अगला सेशन होगा वो कैपेसिटर का होगा। ठीक है, थैंक यू।